Okay, everyone, let's continue. Now we are going to the third chart of this chapter, and this is in relation to elements of system of quality control, one of the most important areas. पता है पिछले इसमें अपन ने देखा था समथिंग आई टोल्ड यू रिगार्डिंग एसक्यूसी, याद है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, बस उसी के रिलेटेड है ये वाला मैटर. नो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड SA 220. दे आर वेरी वेरी सिमिलर. ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है वो जानने के लिए आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट द वेरी बेसिक्स ऑफ दिस एरिया, देन विल मूव अहेड. ठीक है ना, आराम से समझते हैं. देखो देखो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल पहले बना क्यों है. स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज मेड सो दैट the CA firms are providing some level of quality service. देखो आप CA firm हो यार, you are one of the most reputed persons in the commerce field in India. You are holding one of the most reputed degrees in the world, in fact I should say, not in only in the country. So you understand that आपको यहाँ पे अगर CA का कोर्स अगर आप कर रहे हो और CA बन जाते हो, आपका जो काम है उसमें क्वालिटी होना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपके काम में क्वालिटी नहीं हुआ तो ICAI का नाम खराब होगा. And that is not good for all the CAs. So what they want to ensure is that all the CAs are providing quality work. ये तो सच बात है. अब ये करने के लिए उन्होंने they got something called as SQC1 और उसके exactly similar points are given in SA 220 और इसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल्स. क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल्स. तो उन्होंने क्या बोला यहां पर कि अगर कोई आपका एक क्लाइंट रहेगा, सपोज देयर इज अ क्लाइंट, suppose there is a client and there is a CA firm, there is a CA firm. तो इस CA firm को काम किस तरीके से करना चाहिए, that they have said. So let's understand. Sir, the leader should take their proper responsibility. Suppose ये तीन partners हैं जो ये CA firm को चला रहे हैं. Now these three partners they should ensure that the CA firm is running properly. CA firm अपनी policy procedures follow कर रही है, standards जो बने हैं, standards on auditing, then your regulatory requirements of the law, legal matters जो है वो follow कर रहे हैं अच्छे से, reports time पे दे रहे हैं, क्वालिटी की तरफ से क्वालिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं. ऑल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लीडर्स. दे हैव टू एंश्योर दैट ऑल दीस थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई टीम वर्ल्ड कप हारती है तो हम ब्लेम किसको करते हैं? यू ऑलवेज ब्लेम द कैप्टन. यू से नहीं नहीं यार इसने सही टीम नहीं बनाया. और अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है बोलते हैं यार ये सही लीडरशिप था इसका. धोनी वन द 2011 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, 2007 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप. तो उसमें हम क्रेडिट किसको देते हैं सबसे ज्यादा? वी गिव द कैप्टन द क्रेडिट बिकॉज टीम तो उन्होंने खड़ा किया. आई एग्री ऑल 11 प्लेयर्स मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड, इट्स अ टीम स्पोर्ट, ट्रू, बट लीडर मैटर्स अ लॉट, मैटर्स रियली अ लॉट. सिंपल, आगे बढ़ता है. सो फर्स्ट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप. सेकेंड आ गया यहाँ पे, इनके फर्म में इतने सारे लोग जो काम करते रहेंगे, सो मेनी पीपल मस्ट बी वर्किंग, दे शुड ऑल्सो एंश्योर दैट दे आर फॉलोइंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सही तरीके से काम कर रहे, काम करने का तरीका सही है. हम ये तीन लोग, इन लोगों को जब रिक्रूट करते हैं, हमने फर्म में ज्वाइन करते हैं, तो किन टाइप के लोगों को दे आर इन्वाइटिंग इन द फर्म. उन लोग क्या क्या चेक करके फर्म में इन्वाइट कर रहे हैं उनको, या फर्म में जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस. Next, you have this CA firm should provide the service to the client, keeping in mind something called as ethical requirements. गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है. बहुत सारे CA firm जैसे होते हैं. I'll tell you an example. CA firm ने कभी भी कोई outside India कोई assignment लिया नहीं है. Now suddenly a US company has approached the CA firm and has requested the CA firm to work on some matter. But उसमें उनको Indian laws and US laws दोनों merge करके पढ़ना है. तो जब वो यूएस की कंपनी आती है, उन लोग पहले कोटेशन देते हैं, बोलते हैं कि वील गिव यू सो मच अमाउंट, और अगर हम कन्वर्शन करने बैठे इंडियन रुपीज में तो इट कम्स टू लेट्स से रुपीज 50 lakhs. अब ये 50 lakhs सुन के जो पार्टनर्स उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रहती है. दे आर शॉर्ट. वो 50 lakhs एक असाइनमेंट में 50 लाख मिल रहा है, बढ़िया है यार, ये तो बहुत बहुत सही है. एंड विदाउट नोइंग व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन वो हाँ बोल देते हैं, जस्ट रनिंग बिहाइंड द मनी. और अगर उन्हें हाँ बोल दिया, फिर अभी अगर वो काम खराब करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है वहां के लॉस क्या है, उनको एग्जैक्टली काम क्या करना है, दे डोंट नो. ना बोलना यहाँ पे नाम किसका खराब हुआ. एक तो फर्म का नाम तो खराब हुआ ही हुआ, बट ICAI का भी तो नाम खराब हुआ. करेक्ट, बिकॉज वहां पे तो ऐसे ही फैल जाएगा कि सारे CA जैसे ही होता है, उनको तो काम दो ही मत. So that should not happen. So that's why they are given here something called as ethical requirements. Regarding this, we'll discuss more matters. आगे लिखा है यहाँ पे acceptance and continuance of client relationship. कौन से क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करना है, कौन से क्लाइंट का काम एक्सेप्ट नहीं करना है, दैट यू शुड डिसाइड केयरफुली. जस्ट बिकॉज अ क्लाइंट इज गिविंग यू मनी, नॉट नेसेसरी यू शुड एक्सेप्ट द वर्क.
क्लाइंट का मर्डर के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, ब्लैक मनी का वाइट करने का उसका तो कुछ अलग ही बिजनेस चल रहा है, उन्होंने आपको अपॉइंट किया, ऐसे आप नहीं बोल दिया हाँ भाई हम तो आएंगे आपके साथ। दैट इज अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज नाउ यू आर सेइंग दैट हम किसी के लिए भी काम करने के लिए रेडी है, हमारे लिए इंटेग्रिटी, कौन सा इंसान का क्या एथिकल वैल्यूज है मैटर करता नहीं है। दैट इज व्हाट यू आर इंडिकेटिंग व्हेन यू एक्सेप्ट सच वर्क। दैट इज रॉन्ग। आगे, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सीए फर्म शुड प्रोवाइड द एंगेजमेंट प्रॉपरली, काम टाइम टू टाइम कवर करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपने कोई काम कर दिया उसका डॉक्यूमेंटेशन लिख के रखो क्या क्या काम किया, ताकि अगर कोर्ट में अगर कोई सीए को बोले कि देखो ये सीए ने एकदम नेग्लिजेंट तरीके से काम किया, तो सीए कैन शो द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूव दैट ही इज नॉट अ नेग्लिजेंट पर्सन। एंड लास्ट में दे आर गिवन समथिंग कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। CA firm has to continuously keep on monitoring its quality control policies. हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे बेटर हो सकते हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे बेटर हो सकते हैं, हाउ कैन वी गेट बेटर, हाउ कैन वी गेट बेटर, दैट दे शुड कंटिन्यूसली थिंक अबाउट। सो दैट इज बेसिकली योर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अभी एक एक पॉइंट के अंदर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स? तो एक काम करते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी करता है। एवरीबडी प्लीज स्टार्ट इमेजिनिंग दिस। ओके, एक विलेज में ना देयर इज अ फार्मर, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा ऐसे एग्जांपल लेंगे विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ वेरी गुड मूवी कॉल्ड लगान। ओके, किसी ने देखा हुआ रहेगा तो, अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। इट वेंट टू द ऑस्कर्स, इट वाज इंडियाज एंट्री एंड एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स। लगान इज आमिर खान का मूवी। नाउ इन दैट मूवी आमिर खान इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ विलेजर, ओके नो, एंड उसका मूवी में नाम रहता है भुवन करके। ओके, ही इज अ विलेज बॉय, हिज नेम इज भुवन। अब है ना उसमें दे शो दैट भुवन इज ही लाइक्स अ गर्ल इन द सेम विलेज, हर नेम इज गौरी। ओके, नाउ भुवन एंड गौरी व्हाट हैपेंस इज दे लाइक ईच अदर, और हमारा स्टोरी जो है वो लगान का सीक्वल है। ओके, तो सीक्वल में क्या हो गया, सपोज इनकी शादी हो गई यहाँ पे। ओके, अपने भुवन और गौरी की। अभी लगान के सीक्वल में इनकी शादी हो गई। अभी बिकॉज भुवन वन द क्रिकेट मैच इन दैट लगान मूवी, सो व्हाट हैपेंड इज दे हैव मेड हिम द सरपंच ऑफ द विलेज, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि विलेज में ना वहां पे हार्वेस्ट का सीजन चल रहा है, हार्वेस्टिंग का दिन है वो। हार्वेस्टिंग मतलब द डे यू रिमूव द क्रॉप्स। ओके, दैट इज कॉल्ड दैट इज द डे ऑफ हार्वेस्टिंग। तो भुवन यहाँ पे सुबह उठता है, और सुबह उठने के बाद जो गौरी है वो उसके सर पे टर्बन डालती है, ताकि सुबह उठ के मतलब नहा धो के आता है वो, उसके बाद बिफोर ही गोज टू हिज फार्म, तो वो अपने उसके सर पे टर्बन डालती है ताकि हीट उसके सर को ना लगे, सो दैट ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हीट। सेकंड, वो टीका लेती है और टीका उसके सर पे डालती है, ठीक है, शी पुट्स अ टीका। सो शी पुट्स द टर्बन, शी पुट्स द टीका, शी पुट्स द टर्बन, शी पुट्स द टीका। और टीका लगाने के बाद, टीका इज ऑस्पिशियस नो, ओके, लगाने के बाद नाउ ही गोज टू डू द फार्मिंग वर्क। और उसके मैंगो के फार्म्स है, किसके, भुवन के यहाँ पे मैंगो के फार्म्स है। जैसे भुवन मैंगो के फार्म्स में ऐसे ही दिखता रहता है कि सब बरोबर मैंगोज आर प्रॉपरली देयर इन द प्लेस और नॉट, ऑल दिस थिंग्स ही चेक्स। तब तक एक गाड़ी आती है वहां पे, एंड एज सुन एज द कार कम्स देयर, Bhuvan sees that it is, let's say, Mukesh Ambani ji गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। So Mukesh Ambani ji and Bhuvan, they shake the hands. मुकेश अंबानी जी बोलते हैं कि मुझे पूरे रिलायंस के जितने भी एम्प्लॉयज है, देयर आर 2,50,000 एम्प्लॉयज, आई वांट टू गिव ईच एम्प्लॉय 6 मैंगोस, ओके, हाफ डजन मैंगो फॉर ईच एम्प्लॉय। भुवन बोलता है सर डन, उतना तो हमारा प्रोड्यूस है, इजीली वी कैन गिव। तो मुकेश अंबानी जी बोलते हैं ठीक है, बट कुछ सैंपल वैम्पल मिलेगा यहाँ पे। तो भुवन क्या करता है यहाँ पे, ही विसल्स। ओके, भुवन क्या करता है, ही विसल्स। सो एज सून एज भुवन विसल्स, व्हाट हैपेंस इज, एक छोटा असिस्टेंट उसकी तरफ भाग के आता है। मूवी में देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज टिंकू, याद है टिंकू, जो वो रनर बनता है। ओके, इफ यू हैव नॉट वॉच द मूवी, जस्ट इमेजिन अ स्मॉल बॉय, ओके, एंड इफ यू हैव वॉच द मूवी देन यू शुड नो हु टिंकू इज। तो टिंकू क्या करता है यहाँ पे, वो आता है एंड ही इज नाउ वर्किंग विद आमिर खान, भुवन। तो वो टिंकू आता है भाग के, तो बोलता है क्या हुआ। तो आमिर खान बोलता है टिंकू एक काम कर, ऊपर ना वहां पे वो झाड़ है, वहां पे उस झाड़ पे ना एक अच्छा मैंगो वहां पे दिख रहा है मुझे, तो कुछ दिख रहा है वहां पे। तो टिंकू बोलता है हाँ मुझे दिख गया, वहां पे जा और मैंगो लेके आ, वहां पे जा और मैंगो लेके आ, वो वाला। तो टिंकू क्विकली रन्स, क्लाइम्स द ट्री, प्लग्स द मैंगो, ब्रिंग्स इट बैक टू भुवन। और भुवन क्या करता है यहाँ पे, वो मैंगो को देखता है, और देखने के बाद, पूरा चेक करने के बाद ही गिव्स इट टू मुकेश अंबानी जी। कंफर्टेबल डिलीवर, ठीक है। अब स्टोरी रिवाइज करते हैं, बोलो। पहले गौरी भुवन के सर पे टर्बन डालती है, फिर क्या डालती है, टीका डालती है। फिर भुवन फार्मिंग करने जाता है, फिर एक बड़ा कार फार्म के उधर आता है, एंड दैट कार इज ऑफ मुकेश अंबानी, ही गेट्स डाउन ऑफ द कार एंड दे बोथ शेक हैंड्स। आफ्टर दैट भुवन विसल्स, टिंकू कम्स, भुवन टेल्स टिंकू टू गेट द मैंगो, टिंकू भागता है, मैंगो लेके आता है। ऐसे एक्शन करना है यहाँ पे घर पे, टिंकू भागता है और मैंगो लेके आता है, बोलना यहाँ पे भागता है और मैंगो लेके आता है।
और जैसे वो मैंगो लेके आता है यहाँ पे, आमिर खान तुरंत वो मैंगो देता नहीं है मुकेश अंबानी जी को। आमिर खान पहले वो मैंगो को खुद चेक करता है, फिर बाद में उनको देता है, मुकेश अंबानी जी को मैंगो देता है। Simple to understand this, okay? Now start connecting the point. बोलो यार यहाँ पे बोलो. What are the elements of system of quality control? Let's go for it. Tell me. टर्बन सर पे डालना, इसको हम बोलेंगे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंफर्टेबल? देन गौरी पुट्स टीका, टीका को हम बोलेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सिंपल। मुकेश अंबानी जी गाड़ी से उतरते हैं एंड शेक हैंड करते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ओके। फिर बाद में वो विसिल करता है, कौन आता है? टिंकू आता है। टिंकू क्या है आमिर खान के लिए? ह्यूमन रिसोर्सेस। टिंकू क्या करता है? भागता है, मैंगो लेके आता है। बोलो, भागता है, मैंगो लेके आता है। इसको हम बोलेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एक्शन करते करते बोलना एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ओके। देखो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ओके। लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। क्या आ जाएगा? मॉनिटरिंग। आमिर खान चेक्स द मैंगो एंड ओनली आफ्टर दैट ही गिव्स इट टू मुकेश अंबानी जी। इसको हम बोलेंगे मॉनिटरिंग। क्या बोलेंगे? मॉनिटरिंग। नाउ थिंक अबाउट द स्टोरी एंड देन टेल द पॉइंट्स। बोलो, पहले क्या आएगा यहाँ पे? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर क्या आएगा यहाँ पे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर मुकेश अंबानी जी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। विसल मारा, कौन आया? टिंकू आया। ह्यूमन रिसोर्सेस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग। सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। यहां पे अपने नोट्स में उधर लिखना लगान स्टोरी, प्लीज राइट देयर लगान सीक्वल स्टोरी या लगान स्टोरी, जो लिखना लिखो, लेकिन स्टोरी का नाम ऐसे लिखना कि याद आए कि स्टोरी कौन सा। ठीक है? रिमेंबर यू हैव टू नोट ऑल द स्टोरीज एंड द वे वी आर लर्निंग एट द बैक ऑफ द चैप्टर वेयर आई हैव गिवन यू द समरी। वहां पे आपको ट्रिक की जगह पे ये सब लिखना है, तो आपके दिमाग में फटाफट क्लिक हो जाए इसमें। ठीक है? दैट कंप्लीट्स ऑफ दिस एरिया। बढ़ते आगे इसमें अभी। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एरिया। एवरीवन प्लीज हियर। अब जितने हमने पॉइंट्स देखे, बोलो पॉइंट्स वापस बोलो, क्या क्या आएगा? पहले क्या आएगा? टर्बन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर टीका आ जाएगा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर आएगा यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। छोटा बच्चा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंड फाइनली यू विल हैव द मॉनिटरिंग पार्ट। कंफर्टेबल? अब ये जो सारे पॉइंट्स है ना, 6 के 6, यू कैन सी योर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दिस विल डू लेटर। एक मिनट, मैं मेरे ऑर्डर सेट कर देता हूं पहले। This will do third, we'll be doing this fourth, we'll be doing this fifth, and we'll be doing this sixth, okay? ये वाला ऑर्डर अगर एग्जाम में आया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, देन यू विल राइट दिस आंसर इन आवर ऑर्डर ऑफ लगान स्टोरी। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट फॉर लर्निंग इट नाउ आई विल टीच यू इन दिस ऑर्डर इन विच आई हैव गिवन यू, ओके? तो कल लर्निंग का ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आपको स्मूथ लगे लर्निंग का ऑर्डर। ठीक है? तो इसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले। ठीक है? अब ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। लीडर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? ऐसे देयर इज अ सेइंग कि अगर there are let's say 100 goats and 100 goats are led by a lion, उनका जो लीडर है वो लायन है, तो लायन जो रहेगा ना, वो इतना इंस्पायर करेगा गोट्स को दैट दोस 100 गोट्स नो दे विल फील लाइक अ लायन। उनको लगेगा यार हम तो लायन है यार। वैसे तो लीडर का उतना एक जोश होता है यहाँ पे। उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे देयर आर 100 लायंस, उनका लीडर गोट है यार, वो तो एकदम थकेला एकदम यार कि नहीं यार क्या अभी घास खाते हैं आराम से। तो अगर ऐसा हुआ यहाँ पे, देन यू विल फील दैट ऑल द अदर पीपल, ऑल द लायंस वर बिहाइंड, दे विल आल्सो बी लाइक वैसे ही लायन भी बोलेंगे हाँ ठीक है यार आराम से रहो यार क्या करना है। So you understand here that leader is very very important, very important. Leader can inspire the entire team. लीडर का जो कंडक्ट होता है उससे पूरा टीम आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, यहाँ पे उनके जो लीडर रहते हैं, उनका जो काम करने का तरीका रहता है, उन्होंने जो सिस्टम सेटअप की रहती है, उनका जो क्लैरिटी ऑफ गोल होता है। Apple head for a long time was Steve Jobs. He is not there anymore in this world, but Steve Jobs used to really inspire. रियली उनका दिमाग ही ऐसा था कि क्रिएटिव सोचना है, कुछ सिंपल करना है कस्टमर्स के लिए। दैट्स व्हाई सो ग्रेट स्टीव जॉब्स। इंडिया में नारायण मूर्ति जी, हु इज द हेड ऑफ इन्फोसिस, हु हैज रिटायर्ड, वन ऑफ द ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। सो यू अंडर रतन टाटा सर, व्हाट अ लेजेंड। सो यू अंडरस्टैंड लीडर जो होता है ना, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करता है यहाँ पे। सो सर लीडर को करना क्या चाहिए, एंड लीडर का हम ऑडिटिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दे हैव सेड हियर, देखो एक सीए फर्म जब काम कर रहा है तो सीए फर्म का लीडर कौन है? पार्टनर्स है। पार्टनर्स हैव टू take actions and send messages across the organization. पूरे organization में partners have to take actions and send messages
and it should emphasize on some matter, and that some matter is called spark. जो पार्टनर जो एक्शन लेगा, जो काम करेगा, पार्टनर जो मैसेजेस भेजेगा, उसे लोगों को लगना चाहिए यार, हाँ यार हमें भी ये करना चाहिए, वी शुड डू दिस, वैसे उनको इंस्पायर करना चाहिए. जस्ट इमेजिन दिस, ओके. देयर इज अ यंग क्रिकेटर हु जॉइंस इंडियन क्रिकेट टीम एंड लेट्स से धोनी इज द कैप्टन एट दैट टाइम, ठीक है. अब वो जो बच्चा है जो ज्वाइन किया अभी यहाँ पे, लेट्स से हिज एज इज अराउंड 19-20 इयर्स ओल्ड, ओके. अब उसने तो धोनी के बारे में पूरा ऐसे सोचा हुआ है कि अरे यार, ही हैज लिफ्टेड 2 वर्ल्ड कप, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर, इनके अंडर मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. वो बच्चा ऐसे सोच रहा है. अब इमेजिन करो, उसने इतना हाई लेवल रखा धोनी के बारे में एज अ लीडर. लेकिन सपोज अगर टीम मीटिंग में धोनी बोलते हैं यहाँ पे, टीम मीटिंग में, चलो बॉयज थोड़ा चीटिंग वीटिंग करते हैं, थोड़ा गलत तरीके से आउट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या फर्क पड़ता है, जीतना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से खेले ना खेले क्या फर्क पड़ता है. जस्ट इमेजिन वो जो छोटा लड़का है, उसका जो भरोसा रहेगा इतने बड़े इंसान पे, वो तो भरोसा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा. वो बोलेगा यार मैं किसको फॉलो कर रहा था यार, ये तो गलत चीज सिखा रहा है यहाँ पे. दैट विल हैपन. सो दैट इज वाई लीडर हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. लीडर जो बात करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उनके ऊपर पूरा फोकस होता है. So when the leader sends any message across, when the leader takes action, the leader has to inspire. तो इधर उन्होंने बोला यहाँ पे leaders actions and leaders messages should emphasize on spark. अब spark क्या है everyone? So let's see here what is spark. Please see here. Spark क्या है? Leaders should tell the organization that we have to follow the standards and regulatory and legal requirements. हमें कुछ गलत काम करना ही नहीं है, स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने हैं, लॉज रेगुलेशंस जो बने उसको फॉलो करने हैं, एज सिंपल एज दैट. हमें सरल तरीके से जीना है. किससे जीना है? सरल. सो ऐसे याद रखना, सरल. सरल इज सिंपली स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. रिपीट आफ्टर मी. एस से क्या आएगा? सरल. सरल से क्या आएगा? स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. कंफर्टेबल टेल योर? वेरी सिंपल, ओके. आगे, the leader should ensure that they are following the policies and procedures. लीडर के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि वी हैव टू फॉलो द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ही हैज टू टेल द टीम मेंबर्स, देखो यार हमने ये स्टेप्स प्रोसीजर्स बनाए यहाँ पे. इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे करना है, दे हैव मेड अ प्रोसीजर. लीडर जो पार्टनर रहेगा, उसने इतने साल का एक्सपीरियंस, ही हैज मेड अ प्रोसीजर. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ही हैज मेड अ प्रॉपर प्रोसीजर, क्या क्या करना है. तो अगर यहाँ पे ऑडिट टीम का कोई मेंबर जा रहा है क्लाइंट प्लेस पे इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए ईयर एंड पे, टू नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, या फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री जाके देख रहे हैं कि मशीन, कितने मशीन है फैक्ट्री में, सो उसका उसने प्रोसीजर बना दिया यहाँ पे. सो लीडर को बोलना चाहिए भाई आप प्रोसीजर फॉलो करो, वी हैव मेड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, यू प्लीज फॉलो. So his actions and messages should emphasize on following the policies and procedures. अगर यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट देने की जरूरत है तो क्लीन रिपोर्ट देना चाहिए. अगर यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट देने की जरूरत है या एडवर्स रिपोर्ट देने की जरूरत है, यू शुड गिव द appropriate reports in the circumstances. Material misstatement is there, but it is not pervasive. क्या रिपोर्ट दोगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट. If you have reached the RL level, material misstatement is there, and it is pervasive. What report will you give? Adverse report. So you understand we have to give appropriate reports in circumstances. Appropriate reports in circumstances. Comfortable? Next. अब ना यहाँ पे थोड़ा सोचना है यहाँ पे, ठीक है. कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सबके स्कूलिंग में, आप भी स्कूल गए हो, मैं भी गया हूं, सब गए, तो अगर आप स्कूल जा रहे हो वहां पे, कितनी बार ऐसा होता है कि कभी एक बच्चा पीछे से क्वेरी पूछेगा, ठीक है ना, पीछे बैठा रहेगा, हाथ ऊपर करेगा, क्वेरी पूछेगा टीचर को, और टीचर है ना उसको इतना चिल्लाती है, वो एक क्वेरी पे इतना चिल्लाती है, बेचारे का या बेचारी के जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है. तो अगर वो बच्चे ने यहाँ पे बोल दिया है यहाँ पे कि मैम आई हैव दिस क्वेरी रिगार्डिंग दिस मैटर, तो वो बच्चा क्या करता है यहाँ पे, बच्चे ने प्यार से क्वेरी पूछ लिया यहाँ पे कि मैम दिस इज द मैटर, और टीचर क्या बोल देती है इन रिस्पॉन्स, शी सेज यू स्टूपिड फेलो, इतना भी दिमाग नहीं है, इतना भी समझ में नहीं आता, गया. पूरे जिंदगी भर वो बच्चा कभी जिंदगी में क्वेरी पूछेगा ही नहीं अभी, बिकॉज उसका स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस जो ब्रेक हुआ है, और वो टीचर ने जो कॉन्फिडेंस उसका ब्रेक किया है, ये लड़का अभी या लड़की जो भी है, जो भी क्वेरीज पूछ रही है, बिकॉज शी वॉज इंसल्टेड. यहां पे क्या होगा, जब उसके मन में क्वेरी आएगा, दिमाग में आएगा यू स्टूपिड फेलो, 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 ये दिमाग में चलता रहेगा, तो कॉन्फिडेंस तो ब्रेक हो गया उधर का उधर ही. सो यू अंडरस्टैंड कि देखो, अगर आप एक पार्टनर हो एक सीए फर्म में, आपके किसी जूनियर है, अभी हो सकता है सीए फर्म में कोई इंटर्न्स ज्वाइन नहीं किए, अभी इंटर्न्स को क्या ही पता, वो कॉलेज में है. व्हेन आई डिड माय इंटर्नशिप माय एज वाज 19-20.
तो हमें तो यार कितना ही नॉलेज है, यू ओनली थिंक अबाउट इट, नो कितना ही नॉलेज है। At that age you are not even you are just introduced to the field of world of finance if it's in the last 2 years 11th and 12th standard and CA foundation you are writing after 12th. तो और CA foundation होने के बाद 1 साल हो गया CA enter, then you are doing your articleship, so hardly 3 years you are in the finance field. उसमें भी कहाँ हम knowledge gather करते हैं? How much do you read economic times and how much knowledge do you have? इतना knowledge acquire नहीं होता। उसमें अगर कोई insult कर दे तो यार वो जिंदगी भर क्वेरी नहीं पूछेगा। So what they are saying, the next point is very nice. See, the firm, the partner should allow the members, the audit team members, to raise concerns, raise questions, without the fear of reprisals. Without the fear of reprisals. Reprisals का मतलब यह है कि without the fear of getting scolded. हमें डांट देंगे, वो टेंशन नहीं होना चाहिए यार, विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड, दैट शुड नॉट बी द केस। सिंपल। लास्ट में लिखा है यहाँ पे, द पार्टनर शुड एंश्योर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। यार क्वालिटी इज एसेंशियल। लास्ट में हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, सीए बनने का मेहनत क्यों किया हमने, ताकि हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, तो करो ना। सो दैट दे हैव रिटन हियर क्वालिटी इज एसेंशियल। कंफर्टेबल टेलियर, ओके। तो बोलो स्पार्क क्या आएगा यार, स्पार्क क्या आएगा, बोलो आराम से बोला। स्पार्क मतलब एस से आएगा सरल, सरल से आएगा स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। पी से आएगा पॉलिसी प्रोसीजर शुड बी फॉलोड। ए से आएगा अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टेंसेस। आर से आएगा द पार्टनर शुड एनकरेज द टीम मेंबर्स टू रेज कंसर्न्स, रेज डाउट्स, रेज क्वेरीज विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड, विदाउट द फियर ऑफ रिप्रिजल्स। लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे क्यू, दैट इज क्वालिटी इज एसेंशियल। क्वालिटी इज एसेंशियल। कंफर्टेबल, ठीक है। ये अपना हो गया यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज दिस आंसर? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड यहां दिया हुआ है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्सेज? वेरी सिंपल। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ज्वाइन हो रहा है, सपोज आई एम हैविंग अ सीए फर्म, और कोई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहा है, तो यार मेरे को सही लोगों को पहले तो ज्वाइन करने देना चाहिए। इफ आई एम सिटिंग देयर एंड डूइंग कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड बायस अगर मैं कर रहा हूं, तो आपको क्वालिटी टैलेंट कैसे मिलेगा? आपको लोगों को यह भरोसा देना है कि देखो यार, आप कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, वॉट एवर इज योर बैकग्राउंड, इफ यू आर गुड एट वर्क वी विल अपॉइंट यू। ये होना चाहिए। तो व्हाट दे आर टेलिंग इज, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन शुड हैव कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। सो द पीपल हु आर जॉइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड हैव कॉम्पिटेंस, दे शुड हैव कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ये होना जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हो जिनमें कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपका फर्म तो नीचे जाने ही वाला है, और प्लस प्रोफेशन को बिगाड़ रहा है आप बिगाड़ रहे हो प्रोफेशन को यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, यू शुड एटलीस्ट पे देम देयर पर्सनल नीड्स। जितना पर्सनल नीड्स है उसका ध्यान दे दो यहाँ पे। एक स्टोरी फॉर्म में करता है। लेट्स से इफ आई एम रनिंग अ सीए फर्म और मैं किसी को अपॉइंट कर रहा हूँ, लेट्स से देयर इज अ बॉय कॉल्ड लेट्स से रोहित, और रोहित आया इंटरव्यू के लिए यहाँ पे। मैंने उसको पूछा यहाँ पे कि योर सीए विच अटेम्प्ट यू क्लियर सीए एग्जाम, उसको सब पूछ लिया मैंने यहाँ पे। अब रोहित ने यहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए आया, तो आई आस्क्ड रोहित दैट ओके टेल मी दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, जो भी मेरे फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस है मैंने पूछा। ही कुड आंसर एवरीथिंग प्रॉपर्ली, सो नाउ आई नो दैट ही हैज गुड कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंस तो दिमाग तो बंदे का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने उसको पूछा यहाँ पे कि बोलो यार व्हाट आर यू, हाउ मच सैलरी आर यू एक्सपेक्टिंग? तो रोहित ने प्यार तरीके से बोला, सर मेरा ना यहाँ पे एक EMI लोन चल रहा है यहाँ पे, सो दैट इज अराउंड आई एम पेइंग 40,000 इन द EMI, एंड सर जो महीने का जो ग्रोसरीज है घर का, दैट आई हैव टू कंट्रीब्यूट 20,000 फॉर दैट। सो आई सेड फाइन, तो यू नीड 60,000 एज सैलरी, ठीक है। तो उसका पर्सनल उसने बता दिया यहाँ पे 60,000 है। I told him, congratulations Rohit, we are going to pay you 1 lakh rupees per month. So he was became very happy. बोला, sir, thank you so much. 1 lakh rupees per month is great. I'll 100% work very hard. ऐसे उसने बोल दिया यहाँ पे। I said, चलो ठीक है, 1 lakh rupees per month he's getting. Then he stood up, I stood up, and we shook each other's hand. इसको हम बोलते हैं recruiting. So I recruited that person. अब जैसे वो मेरे फॉर्म को ज्वाइन कर दिया, आई एम ऑब्जर्विंग हिम मंथ टू मंथ, एवरी मंथ उसका परफॉर्मेंस कैसा है ये मैं देख रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो दैट आई एम डूइंग मंथ टू मंथ। एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल उसके ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था। हर महीना वो ग्रोथ लेके आ रहा है फर्म में। सो आई गेव हिम अ प्रमोशन। तो मैंने उसको बोला, भाई चल तेरा प्रमोशन पार्टी आज, मेरे को आज तू कहीं लेके जा एंड वील हैव डिनर। तेरा प्रमोशन दिया मैंने, देखो चलो लेट्स गो फॉर इट। एंड दैट रोहित न्यू एम्प्लॉय, ही टुक मी समवेयर एंड सेड कि सर थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, और मैंने अच्छा काम किया, आपने अप्रिशिएट किया सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला, यार रोहित तेरा गोल क्या है लाइफ में, तेरा करियर डेवलपमेंट नीड क्या है, टेल मी योर करियर डेवलपमेंट नीड। बोला सर मुझे ना एक दिन एक पार्टनर बनना है सर, ठीक है ना, मेरे को ये फर्म में पार्टनर बनना है, ये मेरा दैट इज माय ड्रीम एंड आई विल रियली वर्क हार्ड फॉर दैट। ऐसा उसने बोला। इसको हम बोलेंगे करियर डेवलपमेंट नीड्स। क्या बोलेंगे? करियर डेवलपमेंट नीड्स।
सिंपल। तो स्टोरी में जाना बोलना, पहले एक लड़का है वेरी टैलेंटेड एंड ही आंसर्ड ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, इसको हम बोलेंगे कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, ठीक है। अच्छा, फिर ये इंसान जो है, इसको हमने पर्सनल नीड्स पूछा इसका, एंड वी आर रेडी टू गिव हिम कॉम्पनसेशन ऑफ 1 लाख रुपीज, ही इज वेरी हैप्पी, वी शेक द हैंड एंड दैट इज योर रिक्रूटमेंट। I've recruited that person. Every month I do performance evaluation. At the end of the year, I give him a promotion. I give him a promotion at the end of the year. Or end of the year promotion देने के बाद when we are having dinner, he tells me that his career development need, that he also wants to become a partner in the firm. ये उसने बताया, इसको हम बोलते हैं human resources. जब कोई सीए फर्म किसी पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करता, उन्हें ये सब चीज का ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे दे शुड एंश्योर दैट प्रॉपर प्रोसीजर्स आर देयर इन प्लेस फॉर ऑल दीज थिंग, कॉम्पनसेशन सही मिले, रिक्रूटमेंट सही तरीके से हो, जरूरी है। दैट इज बेसिकली दिस पॉइंट। कंफर्टेबल क्लियर? ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 2। अब सीए फर्म में लीडर देख लिया हमने, स्पार्क वाला पॉइंट। देन वी सॉ दिस ह्यूमन रिसोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी एंडिंग एट करियर डेवलपमेंट नीड, दैट एंटायर फ्लो, ठीक है। अब ये दोनों देखने के बाद नाउ यू शुड सी दैट सीए फर्म व्हेन इट इज वर्किंग विद द पार्टनर्स इन प्लेस, लीडरशिप एंड विद द ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्लेस, दे शुड प्रोवाइड प्रॉपर एथिकल, दे शुड शो प्रॉपर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, उनका काम करने का तरीका सही होना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट वी कम टू एंड दैट इज बेसिकली एथिकल रिक्वायरमेंट। अब एथिकल रिक्वायरमेंट हैज 2 parts, okay, has 3 parts, sorry, has 3 areas. पहले आएगा यहां पे ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यहां पे मैं कह रहा हूं FPPE, ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ओके। सेकंड यहां पे आएगा हमारा थ्रेट्स एंड थर्ड विल बी सेफगार्ड्स, सेफगार्ड्स, ठीक है। तो पहले करेंगे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, देन विल गो टू थ्रेट्स एंड देन विल डू द सेफगार्ड्स, ठीक है। एक एक करके आराम से करते हैं, ठीक है ना, बट अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। देखो यार, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है ना। इसमें एक सिंपल कोड है कॉल्ड कॉपी इंडिपेंडेंस, कॉपी इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक सीए को हम एथिकल कब बोलेंगे? फर्स्ट दे हैव सेड द सीए शुड शो कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट रखने आना चाहिए उसको, यू शुड नॉट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एनीवेयर एल्स। याद है, आई हैड गिवन यू द एग्जांपल इन द अर्लियर क्लासेस इन रिलेशन टू टाटा मोटर्स का हम ऑडिट कर रहे हैं एंड वी हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन टू आवर ब्रदर हु वर्क्स इन मारुति सुजुकी। ये सब नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। सेकंड है विच यू नो वेरी वेल, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मींस अ सीए शुड ऑलवेज गिव अनबायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। देन यू हैव पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पहले आएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। देखो, सीए शुड बी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। खाली आप सीए एग्जाम दे दिया और आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बन गए, ऐसा नहीं है। सीए एग्जाम देने के बाद आपका कंटिन्यूस लर्निंग होना चाहिए सो दैट यू आर सर्विंग द पीपल और द क्लाइंट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सी से एक, पी से एक और आएगा, दैट इज योर प्रोफेशनल बिहेवियर। अ सीए शुड हैव गुड प्रोफेशनल बिहेवियर। सी, आप जैसे बात करते हो, आपका जो punctuality can be a big matter here, the way you conduct yourself, the way you respect other persons, other profession, that shows a big deal that whether you are a person who respects, who you know values others or doesn't value other। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल बिहेवियर, ओके। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिंपल मतलब ये होता है यहाँ पे कि सीए should be हुसूलों का पक्का, it should be a person of principles, that is called as integrity, simple। लास्ट में उन्होंने दिया यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अश्योरेंस, independence of mind and independence of mind and independence on appearance, okay no, so CA should be independent in mind and independent in his appearance। अभी इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो I'll give you an example and थोड़ा इसके बारे में सोचना। अगर यहाँ पे let's say there is a boy, okay, he is part of a CA firm, और वो CA firm के तरफ से एक ऑडिट करने के लिए गया, and the client and the CA firm have appointed the CA firm for 5 years audit। तो ये बॉय भी और टीम का पार्ट है, ऑडिट टीम का पार्ट है। सो फर्स्ट ईयर व्हेन द बॉय इज डीलिंग विद द क्लाइंट, एट दैट टाइम द कन्वर्सेशन इज वेरी बेसिक, बॉय के साथ टीम भी है, सीए फर्म की टीम भी है, एंड द बॉय विल हैव अ वेरी बेसिक कन्वर्सेशन इन रिलेशन टू आस्किंग फॉर द फाइल, आस्किंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स, ये सब होगा यहाँ पे। तो उनका आस्किंग फॉर द फाइल, डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर वो पेपर गैदर करेंगे यहाँ पे, एंड दे विल डू द ऑडिट, रिपोर्ट दे देंगे यहाँ पे। इट विल बी गोइंग इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर।
सेकेंड ईयर में ना दोस्ती थोड़ी बढ़ती है, बिकॉज आप एक साल तो मिल चुके हैं उनसे अभी, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा डब्बा शेयरिंग चालू हो जाएगा यहाँ पे। उन वो कोई चिड़ा लेके आए यहाँ पे, ये कोई क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये मुखवास लेके आए खाने के बाद, इसने मुखवास दे दिया, उसने चिड़ा दे दिया यहाँ पे, ये सब चल रहा है उनका शेयरिंग। तो अगर ये हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया थोड़ा शेयरिंग वाला कि अच्छा वेयर यू स्टे, वेयर यू स्टे, सब पूछेंगे अपने अपने उनके टीम मेंबर्स को, अकाउंटिंग के टीम मेंबर्स को, एंड अकाउंटिंग टीम पीपल विल आस्क द ऑडिट टीम मेंबर्स। इसमें क्या होगा, दोस्ती थोड़ी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, कि कहाँ रहते हो ये वो, एंड देन समझ में आता है कि अच्छा आप भी यहाँ रहते हो, अच्छा मेरा भी 2 बिल्डिंग छोड़ के मेरा घर है, तो ये सब समझ में आता है यहाँ पे। थर्ड ईयर में क्या होता है, दोस्ती और बढ़ती है यहाँ पे। अकाउंटिंग टीम मेंबर में किसी का तो बर्थडे है यहाँ पे, तो उन्होंने केक कटिंग के लिए बुलाया, तो केक कटिंग के लिए पूरी ऑल टीम भी चली गई, लड़का भी चला गया ना लाइक। अब ये जब भी चला गया यहाँ पे, वहां पे फ्री का केक खाने के लिए, वहां पे वो अकाउंटिंग टीम वाले ऑडिट वालों पे केक लगा रहे, ऑडिट टीम वाले अकाउंटिंग वाले पे केक लगा रहे, ये चल रहा है यहाँ पे थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में। फोर्थ ईयर में ये लड़का यहाँ पे he falls in love with a girl in an accounting department, the girl also falls in love with the boy, so they start dating। फोर्थ ईयर प्रोसेस में निकल जाता है डेटिंग में, कि वो अकाउंटिंग में है, ये ऑडिटिंग में, ये उसका काम चेक कर रहा है, और फिर बाद में शाम को उसी को डिनर लेके जा रहा है, ये चल रहा है यहाँ पे। तो यू अंडरस्टैंड, ये अभी हो गया थोड़ा ब्लॉसमिंग रोमांस। फिफ्थ ईयर में, जैसे फिफ्थ ईयर आ गया यहाँ पे, तो फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया कि हाँ आई रियली लाइक यू, व्हाट डू यू थिंक। लड़की नहीं बोलते हाँ आई आल्सो लव यू, चलो बढ़ते कुछ आगे करते। सो मन में ये लड़का लड़की दे गॉट एंगेज्ड, एंड आफ्टर सम मंथ्स दे गॉट एंगेज्ड, एंड अभी अपन 4.5 मंथ्स हमने कंप्लीट कर दिया, एंड दे आर एंगेज्ड। तो द गर्ल इज नाउ हिज फियोंसे, ठीक है। अब 4.5 ईयर्स होने के बाद एक दिन लड़का, लेट से अराउंड फिफ्थ ईयर के जस्ट एंड के पहले, वो लड़का यहाँ पे पूरा ऑडिटिंग कर रहा है, देख रहा है कि यहाँ पे तो यार 5 करोड़ का मिसमैच है, यहाँ पे देयर इज अ 5 करोड़ मिसमैच, ये अमाउंट कहाँ गया 5 करोड़ का। फिर मैंने देखा कि ये ट्रांजैक्शन अप्रूव किसने किया, तो अप्रूव वो लड़की ने किया था जिससे वो प्यार करता। सो लड़के ने बोला यहाँ पे यार ये तो 5 करोड़ का तो गड़बड़ है यहाँ पे, और इसका तो इसका सिग्नेचर है यहाँ पे, तो उसने बोला उसको, बोला कि ये क्या है 5 करोड़ का मिसमैच क्यों है। वो लड़की रोने लग गई, बोलती यार मेरे को पैसे की जरूरत थी, ये 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन ये लास्ट ईयर मैंने अकाउंटिंग में थोड़ा इसे ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे थोड़ा समझ जाओ प्लीज, छोड़ देना यहाँ पे। लड़का भी रोने लग गया, बोलता है यार मैं क्या करूँ अभी, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ यहाँ पे। बोलना लड़के को ये फ्रॉड रिपोर्ट, पहले लड़का ये फ्रॉड रिपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। जो लोग करेगा मन में बोल रहे हो यहाँ पे, तुम लोग असली प्यार नहीं जानते, ठीक है ना। तो लड़का ये व्हाट ही विल नॉट रिपोर्ट द फ्रॉड, बट फ्रॉड रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदर शुड ही रिपोर्ट द फ्रॉड, द आंसर इज यस, ही शुड रिपोर्ट द फ्रॉड। आइडियल वर्ल्ड में ही शुड रिपोर्ट द फ्रॉड, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा होगा कि ही विल नॉट रिपोर्ट द फ्रॉड। तो यहां पे हम क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड, कि लड़का वो फंसा कहां पे, बेसिकली उसको एक फ्रॉड मिल गया है, बट ही कैन नॉट रिपोर्ट दैट फ्रॉड। ये लड़का फंसा कब पता है, जब वो चिवड़ा और जब मुखवास का शेयरिंग चल रहा था, वहां वो अटका, वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। जब केक लगा रहे थे एक दूसरे के चेहरे पे, वो नहीं करना चाहिए था, समझे। सो यू अंडरस्टैंड हियर दैट दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। ये जो मैंने एग्जांपल दिया इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, हर ऑडिटर को समझ में आना चाहिए दैट देयर हैज टू बी अ लाइन बिटवीन व्हाट द ऑडिटर डज एंड व्हाट द अकाउंटेंट इज डूइंग। ऑडिटर एंड अकाउंटेंट के बीच में एक हमेशा एक देयर शुड बी अ वॉल इन द मिडल, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यू शुड नॉट स्पीक पोलाइटली, ऑफ कोर्स वो सब तो होना ही चाहिए, बेसिक बेसिक एटिकेट्स तो होने ही चाहिए यहाँ पे, एटिकेट्स तो होने ही चाहिए यहाँ पे, बट आप यहाँ पे घर साथ में जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, केक एक दूसरे के मुंह पे लगा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। So you understand that division should be there, and that is called independence of mind. Independence of mind should be there. It should be very clear. I am an auditor. They are the accountant. We are checking their work, and if there is any problem, we should be able to report it without any kind of bias. Objectivity दिखा के we should report. So you understand that has to be there in the auditor. Comfortable? अब ये independence and appearance क्या होता है? अभी independence and appearance का मतलब समझना है यहाँ पे, and ये थोड़ा deep है, okay? So I want you to understand properly. अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे बेस्ट फ्रेंड का ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, एंड आई एम ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ दैट कंपनी। अब ध्यान सुनना यहां पे, मैं मेंटली एकदम क्लियर हूं कि अगर उसने कुछ फ्रॉड किया तो मैं उसको भी रिपोर्ट कर दूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा रिपोर्ट में कि इसने फ्रॉड किया, मैं मेंटली क्लियर हूं। उसने भी आई नो दैट पर्सन ही इज अ वेरी एथिकल पर्सन, बट उसने भी ये बोल दिया कि देखो कार्तिक, इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई ओनली रिजाइन, या तो फिर यू मेंशन माय नेम, नो प्रॉब्लम, उसने सामने से बोल दिया यहाँ पे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, देखो अभी ये बात समझो,
भले आई विल वर्क इन द मोस्ट प्रॉपर मैनर, ही इज ऑल्सो रेडी टू वर्क इन द मोस्ट प्रॉपर मैनर, लेकिन लेकिन कहीं भी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका और मेरा कोई कॉलेज का फोटो या स्कूल का फोटो अगर कहीं चला गया पब्लिक में, और वहां पे ऐसा आ गया, देखो ये दोनों बचपन में एकदम अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त है अभी भी है, और बचपन ये है हमारी कंपनी का ऑडिटर, ये देखो हमारी कंपनी का एमडी, इन लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स है, इन लोग साथ में झोल करेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा फैल गया शेयर होल्डर्स के बीच में। तो आप ही बताओ यहां पे, जब मैं सिंसियरली ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट जब दूंगा, मैंने सिंसियरली काम किया, आई हैव वर्कड इन द मोस्ट सिंसियर मैनर, मैंने अगर फ्रॉड है तो बताया फ्रॉड है, तो आई वर्कड इन द मोस्ट सिंसियर मैनर, और मैंने रिपोर्ट भी दे दिया, मेरे रिपोर्ट पे शेयर होल्डर्स विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? आई वर्क सिंसियरली, दे विल नॉट ट्रस्ट दैट रिपोर्ट, उन लोग फिर भी डाउट मन में रहेंगे, नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, अरे नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, बिकॉज उनके दिमाग में ना वो बचपन का फोटो चल रहा है कि अरे ये दोनों तो अच्छे दोस्त है, ये दोनों तो झोल करेंगे, दे विल फूल अस ओनली, व्हाई हैव वी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, उनके दिमाग में ये आएगा मैटर। और लॉ भी कुछ रोकता नहीं है ये सब चीजों को, लॉ यू विल अंडरस्टैंड डज नॉट स्टॉप ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज लॉ में फ्रेंडशिप कैन नॉट बी डिफाइंड, करेक्ट? नो, फ्रेंडशिप को आप कैसे डिफाइन करोगे? I can meet someone today on the road and have a night discussion of 1 hour. Suddenly I am mind blown. That person is also mind blown. कि अरे यार अपने thoughts कितने मिलते हैं यार, क्या यार तू कहाँ था इतने साल? And suddenly we are friends. Possible ना? तो इसको define कैसे करोगे आप? कि if you are 5 years friends, then you cannot be the auditor. ऐसे थोड़ी ना बोल सकते? आप थोड़ी ना फ्रेंडशिप का काउंटिंग रहते हो कि कब से मैं इंसान को जानता हूँ? करेक्ट? So you understand that auditor, even though he works sincerely, the public may not believe the auditor. And इसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। शेयर होल्डर्स के नजर में कभी भी ऑडिटर शुड नॉट बी ऑन द मैनेजमेंट साइड। शेयर होल्डर्स को हमेशा लगना चाहिए कि ऑडिटर हमारे साइड में, और हमने ऑडिटर का अपॉइंट किया है, ऑडिटर यहाँ पे कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा और हमें एकदम प्रॉपर रिपोर्ट देगा, ऐसे उनको हमेशा लगना चाहिए। तो मुझे कभी भी ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए जिससे शेयर होल्डर के दिमाग में डाउट आए। सो आप बोलोगे सर ये सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं? आई शुड नॉट टेक अप दैट ऑडिट वर्क, मुझे वो ऑडिट वर्क नहीं लेना चाहिए जिसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी का, बिकॉज भले मैं सिंसियरली काम करूं स्टिल नोबडी विल बिलीव, सो आई शुड नॉट टेक अप सच वर्क। मतलब मेरा जो रिपोर्ट मैंने दिया वो तो वेस्ट ही हो गया यहाँ पे, इतना मैंने पूरा साल भर हार्डवर्क किया उसका तो वेस्ट ही हो गया यहाँ पे। सो दैट इज द की ईयर, कंफर्टेबल डिलीवर, ओके। अब आप बोलोगे सर लेकिन लॉ में तो लिखा नहीं है, लॉ में तो यू कैन गेट अपॉइंटेड, ट्रू, लॉ में लिखा है कि आप अपॉइंट हो सकते हो, लेकिन एथिक्स को देखेंगे ना तो आप अपॉइंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट विल कॉज इश्यूज इन इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सबके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से? इसको हम बोलते हैं, देखो व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इसको हम बोलेंगे कॉपी इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इस तरीके से आएगा। कंफर्टेबल, ओके। नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट आंसर, ये हो गया यहाँ पे 3 का ए आंसर, ये 3 का ए हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू 3 का बी, देन विल डू 3 का सी, ओके। 3 का बी करते हैं, काफी बड़ा आंसर है ये, अच्छा भी आंसर है, इसको हम बोलते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। सो लेट्स डू दिस, एवरीवन प्लीज कम विद मी, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। आ जाए आप, एवरीवन प्लीज हियर। The Code of Ethics for Professional Accountants, prepared by the International Federation of Accountants, as I told you earlier also, IFAC, identifies 5 types of threats. Okay, now, so what are the various 5 types of threats? तो पहले लिखा है यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है, पहले मार्किंग ले लेता। सेकेंड आएगा यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, इंटीमिडेशन थ्रेट्स एंड फेमिलियरिटी थ्रेट्स, इस तरीके से दिया हुआ है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, इंटिमिडेशन थ्रेट्स एंड फेमिलियरिटी थ्रेट्स, ओके। अब ये वर्क कैसे करता है? नाउ हाउ डज, व्हाई आर दे कॉल्ड एज थ्रेट्स, ठीक है। अब है ना, थ्रेट्स में जाने के पहले सर इन्हें थ्रेट्स क्यों बोला गया है, पहले तो वो एनालाइज करना पड़ेगा। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक इन दिस वे, थोड़ा ऐसे सोचना कि एनीथिंग दैट स्टॉप्स द ऑडिटर from giving a very unbiased opinion is called as a threat. तो अगर ऑडिटर यहां पे अनबायस्ड ओपिनियन दे नहीं पा रहा है तो उसको हम थ्रेट बोलेंगे, विल कॉल इट एज अ थ्रेट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको एक एक तरीके से एनालाइज करना, पहले उन्होंने लिखा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में सी व्हाट दे हैव रिटन, व्हिच अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर और एसोसिएट कुड
could benefit from a financial interest in an audit client, from a financial interest in an audit client. ठीक है? तो अगर फर्म का, पार्टनर का, किसी का भी जो उनसे रिलेटेड है, किसी का अगर कुछ इंटरेस्ट वो क्लाइंट में रहेगा, इंटरेस्ट मींस दे आर, लेट्स से दे आर हैविंग शेयर होल्डिंग इन द क्लाइंट, देन दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. ठीक है ना? मेरा वहां पे फायदा हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे मेरे एकदम जेन्युइन ओपिनियन मेरा दूंगा नहीं यहाँ पे मैं. तो आपके मन में आएगा सर ये ऑलरेडी हमें ये थ्रेट्स पता है, तो सर वी शुड मेक लॉज so that we don't get stuck in this trap of these threats. तो मेरा पॉइंट ऐसा है कि ये लॉज जगह पे है. So for some of the point that we'll read, no, law is already there in place, and you will be able to tell me the law also because company audit is done. ठीक है? तो देखो क्या लिखा है पहले. See this: direct financial interest or materially significant indirect financial interest in a client. Can you hold the shares in a client and become the auditor of that company? The answer is no. So the person himself or his partner or his relative cannot hold a single share in the company, associate company, subsidiary company, holding company, subsidiary of such holding company. However, relatives can hold shares up to face value 1 lakh. ये सब हमने किया हुआ. And if they are holding more than face value 1 lakh, corrective action should be taken within 60 days. This you know very well. So you understand here कि सर ये लॉ क्यों है जगह पे? सर बिकॉज अगर एक ऑडिटर यहाँ पे एक जो पर्सन है who is a CA, he has shares in a company, उसका एक शेयर एक कंपनी में है, तो सर ही विल ऑलवेज वांट द शेयर प्राइस टू गो अप. वो कभी फ्रॉड रिपोर्ट करेगा ही नहीं. फिर ये फ्रॉड रिपोर्ट करेगा तो प्राइस नीचे गिर जाएंगे. तो इसीलिए उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि ऑडिटर, अ पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम द ऑडिटर शुड नॉट बी होल्डिंग अ सिंगल शेयर इन द कंपनी, हिज पार्टनर शुड नॉट बी होल्डिंग अ सिंगल शेयर इन द कंपनी. ये उन्होंने क्लियर कर दिया. एंड दैट इज व्हाई यू अंडरस्टैंड, इवन दो दिस इज अ थ्रेट, ट्रू इट इज अ थ्रेट, बट द लॉ हैज टेकन केयर ऑफ दिस थ्रेट अंडर सेक्शन नंबर, टेल मी, 141 सबसेक्शन नंबर 3 clause D sub clause 1. Correct na? Sub clause 1. Correct? Holds any security or interest in any company, associate company, subsidiary company, holding company, subsidiary of such holding company. Correct? आगे बढ़ता. सेकंड लिखा है यहाँ पे सी, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट. लोन ले लिया कंपनी से, गारंटी दे दिया कंपनी को. तो अगर आपने लोन लिया है या गारंटी दिया है तो इसमें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोन अगर आपका 5 लाख को एक्सीड कर रहा है या गारंटी अगर आपका 1 लाख को अगर एक्सीड कर रहा है, then law only says that you cannot be the auditor. So is it a threat? True, it is a threat, but has the law taken care of it? The answer is yes. Under section number 141 subsection number 3 clause D, बोलो यार, sub clause 2 and sub clause 3. Sub clause 2 is for that loan part, indebtedness exceeding 5 lakhs, and sub clause 3 is a guarantee part, exceeding 1 lakh वाला part. Comfortable? Easy? बढ़ते आ गया. नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट. क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, याद है ई बिजनेस क्लॉज, ई इज व्हाट? बिजनेस रिलेशनशिप. The person who is going to be the auditor, he should not have any kind of business relationship with the company, associate company, subsidiary company, holding company, subsidiary of such holding company, and subsidiary of such associate company also. He should not have. And then of course those two exceptions are written. मैं अभी वो एरिया में नहीं जा रहा, but I hope you understand. So is this a threat? The answer is yes. But is the law covering this threat? मतलब law ने इसका ध्यान दे दिया क्या? Yes sir, law has taken care of it under 141 subsection number 3 clause E business. Clear to understand this area? So the three which I have put a tick mark in this maroon color, आपको समझ में आएगा कि ये जो 3 पॉइंट्स है इसका लॉ ने ध्यान दे दिया. सर इसके अलावा सिचुएशन बेसिस पे व्हेन इज अ पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट देयर बिकॉज ऑफ विच ही विल नॉट बी एबल टू गिव द राइट ओपिनियन, तो उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, लेट्स सी दिस, अंडरस्टैंड विद मी. undue dependence on a client's fees and hence concerns about losing the engagement. Undue dependence on client's fees. Example लेते. Let's say I am a CA and there is one client called as A Limited. A Limited is paying me around 50 lakh rupees for doing the audit work. बढ़िया यार, 50 लाख कमा रहा हूँ मैं अच्छे से, ये ऑडिट फर्म ऑडिट और 50 लाख रुपीस पर एनम आई एम अर्निंग. ए लिमिट के अलावा मेरा एक और एक क्लाइंट है और वो एकदम छोटा सा क्लाइंट है यहाँ पे, उसका एक छोटा सा बिजनेस है यहाँ पे, एंड दैट क्लाइंट इज पेइंग मी अराउंड लेट्स से 1 लाख रुपीस. तो अब क्या होगा यहाँ पे, सुनो. बोलना मेरा घर, मेरा जो भी अर्निंग्स है, जो करियर मेरा टिका हुआ है, वो कौन से क्लाइंट की वजह से टिका हुआ है यहाँ पे? ए लिमिट की वजह से.
तो अब क्या होगा कि मुझे ये डर रहेगा कि अगर मैंने ए लिमिटेड के बारे में कुछ गलत लिख दिया या उनके बारे में बोल दिया कि ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं और जेन्युइनली कर रहे भी है, एंड इफ आई टेल द डायरेक्टर्स दैट सी आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस फ्रॉड इन द ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज वही तो प्रिंट कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट, सो दैट इट इज शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स, ऑडिट रिपोर्ट विल बी पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, तो उनको तो पता चल ही जाएगा अगर मैं फ्रॉड रिपोर्ट कर रहा हूं तो अगर मैं फ्रॉड रिपोर्ट करूंगा यहां पे, तो मुझे ये डर है कि नेक्स्ट ईयर मुझे एज एन ऑडिटर नहीं निकाल दे, they should not be holding majority shares in the company and they should not throw me out as an auditor, ये नहीं होना चाहिए. So I'll always have the fear of that, and because मेरा बाकी जगह अर्निंग कितना है 1 लाख रुपीस, इधर कितना अर्निंग है 50 लाख रुपीस, so I am having undue dependence on one client. Because I am having undue dependence, my self interest is with that client A Limited, and because my self interest is with that client, I will never report anything genuinely. तो कंपनी में अगर फ्रॉड रहेगा फिर भी मैं जेन्युइनली रिपोर्ट करूंगा नहीं, आई विल नॉट रिपोर्ट जेन्युइनली. सबके दिमाग में क्लियर बैठ रहा है कैसे वर्क करेगा? दैट इज नथिंग बट दिस एरिया, दैट इज योर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस. नेक्स्ट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट. अब ये क्या चीज है पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट? समझ लो अच्छे से. ये हमारा ईयर चल रहा है, ठीक है ना, दिस इज द ईयर दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है. अब यहां पे क्या हो गया, देयर इज अ पर्सन, देयर इज दिस कंपनी व्हिच इज, आई विल गिव द नेम टू द कंपनी एज एक्स लिमिटेड, एंड एक्स लिमिटेड में वी आर ज्वाइनिंग एज द ऑडिटर, ठीक है. तो हमें यहाँ पे एजीएम में, रिमेंबर ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द एजीएम, करेक्ट? सो वी हैव बीन गिवन द ऑडिट वर्क का काम. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, वी नो दैट इन दिस ईयर the next AGM is going to be somewhere here. तो इस साल में जो भी काम हुआ है उस साल का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे होगा AGM में, ठीक है. अब क्या हो गया, वी हैव बीन अपॉइंटेड हियर एज द ऑडिट फर्म, सो वी आर द ऑडिट फर्म. लेट्स से आवर फर्म नेम इज कॉल्ड ABC एंड एसोसिएट्स, ABC एंड एसोसिएट्स, ठीक है, ये हमारा CA फर्म का नाम है. अब यहाँ पे ABC के बदले में मिस्टर A हैज गॉन देयर टू डू द ऑडिट, ओके, इन दिस कंपनी. अब ये कंपनी में ना देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर राज, ठीक है ना. मिस्टर राज इज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है. अब यहाँ पे जब मिस्टर ए ऑडिट कर रहे थे ना यहाँ पे, सो मिस्टर राज ने देखा कि मिस्टर ए एकदम क्लोजली ध्यान से काम कर रहे हैं एंड मिस्टर ए माइट फाइंड सम फ्रॉड इन विच मिस्टर राज इज इन्वॉल्वड. तो और मिस्टर ए ने वो ध्यान से ढूंढ के मिस्टर राज का फ्रॉड भी निकाला कि देखो भाई यू आर डूइंग अ फ्रॉड ऑफ अराउंड 8 करोड़ रुपीस इन द कंपनी एंड वी आर प्लानिंग टू रिपोर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट. मिस्टर राज स्टार्टेड लाफिंग, जो करना है कर लो. लेकिन मिस्टर ए, जस्ट हियर मी माय प्रपोजल फर्स्ट. You joined our company as the, let's say, chief financial officer of our company, and after this, अब ये आपका यहाँ पे टर्म खत्म हो जाएगा. यहाँ पे टर्म खत्म होने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लो 1-2 महीने का, फिर वापस आ जाओ एंड यू ज्वाइन आवर कंपनी एज द CFO. तो मिस्टर ए तो शॉक रहेगा, बोला यार ये तो मैंने ऑफर कभी सुना ही नहीं है, आई हैव नेवर बीन अ CFO ऑफ अ कंपनी. तो ए ने क्यूरियोसिटी से मिस्टर राज को पूछा कितना मिलेगा मुझे. सो मिस्टर राज सेड, आप बोलो कितना चाहिए. I will pay you 4 lakh signing bonus and every year you'll 4 crore signing bonus. 4 lakhs तो कुछ नहीं है मिस्टर ए के लिए. 4 crore signing bonus हम आपको दे देंगे and we'll also give you 1 crore per annum compulsory fixed, प्लस आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया एज अ CFO आपको उसके ऊपर मिलते जाएगा, बट 1 crore मिनिमम एवरी ईयर. मिस्टर ए की तो आंख खुली की खुली रहेगी, बोला अरे यार क्या ऑफर है ये तो जबरदस्त. तो मिस्टर ए ने बोला यहाँ पे बट यू विल वांट समथिंग फ्रॉम माय एंड. सो मिस्टर राज ने बोला यस, वो जो फ्रॉड है ना 8 करोड़ का, यू शुड नॉट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. तो यहां पे क्या हो गया, मिस्टर ए हैज पुट हिज सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट टू जॉइन द कंपनी एज द CFO. सो ही हैज टेकन अप व्हाट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, सो दैट Mr. Raj's case is not disclosed to the public and Mr. A becomes the CFO of the company. इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट वाला. Either Mr. A has kept his self-interest above genuinely reporting regarding the client. Actually, he should have reported that 8 crores fraud. Did he report? The answer is no. Why? Because he kept his self-interest above the reporting to the public. Simple. Last is contingent fees. अब contingent fees के बारे में ना I want to ask you a question. ठीक है, genuine question है. Think about it and just think about their opinion. Okay, लिख के रखना कि सर मेरा opinion ऐसा. Then I will deal with it. Suppose I am dealing with a client, ठीक है ना, और we are just finalizing the fees. खाली मुझे बताना है यहाँ पे कि if I am the CA firm
and the client gives me this as the offer. Do you think it is the right offer? Think about it. Okay, साइंस जो अपना क्लाइंट ऐसे बोलता है कि हमारा अभी फिलहाल है 100 करोड़ सेल्स, so you as an auditor will pay 1 crore as audit fees. हमारा जब यहाँ पे सेल्स होगा 500 करोड़ का, सब विल पे यू 5 करोड़, मतलब जितना भी है विल पे यू 1% ऑफ दैट। सेल जितना भी है उसका 1% पे कर देंगे, बिकॉज उतने ज्यादा ट्रांजैक्शन रहेंगे, उतना ज्यादा काम रहेगा, कंफर्टेबल। इफ वी अर्न 1000 करोड़ विल पे यू 10 करोड़। तो सीए बोला ठीक है। तो बोलो यहां पे सीए को ऐसे अगर फीस स्ट्रक्चर करके मिलेगा, इसको हम बोलते हैं कंटीजेंट फीस। कंटीजेंट फीस, कंटीजेंट फीस मतलब इतना होगा सेल्स तो इतना मिलेगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इतना सेल्स होगा तो इतना मिलेगा, इतना सेल होगा तो इतना मिलेगा। बोलना सीए को इसको हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज योर ओपिनियन? आपका ओपिनियन ऐसे भी हो सकता है कि सर सही बात है, अगर 100 करोड़ है तो काम तो है, 500 करोड़ है तो काम तो और भी ज्यादा है, तो सर वी शुड अर्न मोर एज सीए, वी आर आल्सो वर्किंग वेरी हार्ड, वी हैव टू पे आवर टीम मेंबर्स आल्सो। सर अगर 1000 करोड़ तो काम तो बहुत ज्यादा है सर, तो वी कैन चार्ज 10 करोड़ सर, सही बात है। बोलो अगर सीए ने ये स्ट्रक्चर एक्सेप्ट किया ना यहाँ पे, तो सीए बन गया ग्रीडी पर्सन। वाई ग्रीडी पर्सन? सीए विल ऑलवेज एनकरेज विंडो ड्रेसिंग। याद है विंडो ड्रेसिंग? ही विल ऑलवेज वांट द क्लाइंट टू अर्न मोर। तो भले ये 1000 करोड़ जो क्लाइंट दिखा रहा है सेल्स में, दैट इज नॉट जेन्युइन, ये फेक है। लेकिन सीए बोलेगा यार फेक है तो क्या हुआ यार, ठीक है यार, क्यों? बिकॉज सीए को पता है कि उसको मिलने वाला है यार 10 करोड़। So I hope you are able to understand that the CA will encourage window dressing. He will become more greedy. He will want more and more money. So you understand here that contingent fees agar rahega, then in that case the CA is looking at his own self-interest, and that is why this is not a good idea. It is not a good idea. Comfortable till here? Okay. So all these points that you see are in relation to self-interest threats. ठीक है? Exam में self-interest threat separate भी आ सकता है, so you should know all these 6 points perfectly. What I'll do for you is I'll give you a code. I want you all to mark the code properly. इसका एक code ले लेंगे यहाँ पे. Please take this as a code. इसको हम बोलेंगे BCDEFG. So we'll call it as what? BCDEFG. Please see here, BCDEFNG. 20 आएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट, सो यू कैन राइट अवर ऑर्डर हियर। अगर आपने ऑर्डर ऑफ द पॉइंट चेंज कर दिया तो कभी मार्क्स कटते नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा रहता है कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता यहाँ पे। ओके, सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस दैट द मार्क्स विल नॉट गेट कट। ओके, वेरी वेरी सिंपल। मार्क्स विल ओनली गेट कट इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स। उसमें तो आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, स्टेप 1 हैज टू बी स्टेप 1 ओनली, ठीक है ना, ओनली इन दैट केस। बट ये सब आंसर्स में इट नेवर गेट्स कट, ठीक है। तो एवरीवन प्लीज मार्क द कोड हियर। सी फर्स्ट इज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, ठीक है। सी से आ जाएगा यहाँ पे हमारा जो अभी अपन ने क्या, कंटीजेंट फीस। डी विल बी डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस। देन यू विल हैव ई से वील हैव पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। एस से आएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एंड जी से आ जाएगा गारंटी और लोन। इस तरीके से दिया हुआ है। कंफर्टेबल? ओके, वेरी वेरी इजी, एंड दैट इज हाउ दिस पार्ट इज गिवन, दैट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ओके, अब जो सेकंड दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। ओके, जस्ट अ सेकंड प्लीज वेट। ओके, वन सेकंड। ओके, सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। अभी सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स है क्या? लेट्स सी दिस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स व्हिच अकर, self-review threats which occur when during a review of any judgment or conclusion reached in previous audit or non-audit engagement. Non-audit services include any professional services provided to an entity by an auditor other than review or audit of the financial statements. इस तरीके से लिखा हुआ है।
अब यहां पे ना वन पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डन अर्लियर, और सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स तो मैंने पहले भी आपको रेफर किया हुआ है व्हेन वी हैड डन कंपनी ऑडिट, दैट इज सेक्शन नंबर 144. देयर वी हैड डन समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स. 144 क्या है बेसिकली? 144 आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, सी हम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ही चेक कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू, और ये थ्रेड गलत है. तो यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो यहां पे व्हाट यू आर सीइंग टिल हियर, see these include management services, internal audit, investment advisory services, design and implementation of information technology system. We had in the song we had sung it as financial information system, meaning is the same. यहां से लेकर यहां तक it is the same matter, same matter, same matter जो हमने 144 में देखा हुआ है. पढ़ लो वापस. which occur, self review threats which occur during a review of any judgment or conclusion reached in previous audit or non audit engagement. Non audit services include any professional services provided to an entity by an auditor other than audit or review of the financial statements. These include management services, internal audit, investment advisory services, design and implementation of information टेक्नोलॉजी सिस्टम, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हो आप. ठीक है, अब इधर तक तो वी नो इट इज 144, करेक्ट ना? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे और से, सो रीड विद दिस और. सी, और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट. मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम was previously a director or senior employee of the client. अभी इसका मतलब क्या आएगा and how will the meaning change in relation to this? Everyone ध्यान से देखना है यहाँ पे. ये हमारा कंपनी है, ठीक है, ध्यान सुनना. इन दिस कंपनी नो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर, लेट्स से एक्स. ओके, मिस्टर एक्स इज अ सीए, उनके पास सीए का डिग्री है. मिस्टर एक्स इज एक्टिंग एज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी. And here in the AGM, what happened is he worked in the company for the last, let's say, 20 years. He was working in the company. तो उन्होंने इस पीरियड में यहाँ पे कंपनी को सर्व किया इस साल में. सो द ईयर दैट इज गोइंग ऑन, लेट्स से 23-24, एंड द ईयर 23-24 he was working in the company during this period. Let's say from 1st April in this year I'm talking, he has been working since the last many years in the company, but in this year from 1st April till let's say 30th June he worked in the company. And 30th June को he resigned from the company. उन्होंने बोला बस I am leaving my position, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ यहाँ पे. So everybody gave him a party and all, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, ऐसा बोल दिया. अब यहाँ पे ना कंपनी का एजीएम आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कंपनी हैज एन एजीएम. अब सुनो क्या हुआ. This Mr. X, no, he resigned here and he joined a CA firm called as, let's say, PQR, and now Mr. X has joined as the next partner, so it is called PQRX and Associates. And this company has appointed this PQRX as the auditor in the AGM. In the AGM, जब auditor को appoint करने की बारी आई, then at that time PQRX and Associates were appointed as the auditor. And बोलो audit करने के लिए कौन आया यहाँ पे? Mr. X only came to do the audit. So this partner was given the audit, and he only came to do the audit. अब बोलो यार यहाँ पे एक तरीके से, don't you think, when Mr. X does the audit during this period, he will, when he comes as the auditor, he is going to check this information also of this period, that is from 1st April to 30th June. Yes or no? Yes. तो एक तरीके से आप ही बन के आ गए ऑडिटर, एंड यू आर ओनली गोइंग टू चेक योर ओन वर्क. सो दैट इज सेल्फ रिव्यू ओनली. दैट इज सेल्फ रिव्यू. मतलब पहले जो कंपनी में डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय के पोजीशन में थे, वो अब जाके ऑडिटर बन के आ गए. दैट पर्सन हैज बिकम द ऑडिटर एंड इज जॉइनिंग द कंपनी नाउ. So they have covered in this way here. See, I want you all to understand this. Everyone, please see here. They have written here, see. Or a member of the audit team was previously a director or senior employee of the client. That will also lead to self-review. So last उन्होंने summarize दे दिया यहाँ पे. Instances where such threats come into play are, they have just given in the summary. When an auditor having recently been a director or senior officer of the company, and when auditor performs services that are themselves subject matter of audit, this is nothing but section number 144. Services that the auditor cannot provide. Comfortable till here? That is your self-review threats. Okay. अब next, यहाँ दिया है यहाँ पे advocacy threats. अभी advocacy threats क्या होता है? ध्यान सुनना. Advocacy threats is the exact example which I told you, where I told that in this video only I told you that, सर अगर शेयर होल्डर्स को ऐसे लग रहा है कि मैं यहां मैनेजमेंट के साइड में हूं और उनके साइड में नहीं हूं,
whenever I give them that feeling, no, that leads to advocacy threats. Advocacy का threat का मतलब ये है कि they will feel, even though I'm being genuine in my audit report, they will feel that I am on the management side. भले मैंने genuinely report में लिखा है, but they will still feel I'm on their side. I'll give you one more example. एक example मैंने पहले ही cover कर दिया था, where my best friend is a managing director और हमारा बचपन का photo share हो गया है यहाँ पे, so they will feel that I am on management side even though I work sincerely. I'll give you one more example in this case. Suppose if this happens that the shareholder appointed me as the auditor by paying me, let's say, 5 lakhs for the audit work. 5 lakhs for the audit work. Now, I was having some discussion with the management and they are stuck in a tax matter. And the tax matter is going into crores and crores. They wanted some tax consultancy. I told them you can take our firm's services only. And हमारे firm में एक और partner है, he will take up the matter. Now that other partner, no, he has quoted 50 lakhs as the fees. 50 lakhs as the fees. अब ध्यान से सुनना यहाँ पे. I am going to work very sincerely with this 5 lakhs which I am going to get from the shareholders. I am going to work very very sincerely. मैं तो clear हूँ यहाँ पे. लेकिन शेयर होल्डर के दिमाग में, उनके दिमाग में क्या चलेगा? उनके दिमाग में ये चलेगा, हम दे रहे हैं इस फर्म को 5 lakhs, मैनेजमेंट दे रहा है टैक्स मैटर हैंडल करने के लिए 50 lakhs. ठीक है, तो ये फर्म के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? सो शेयर होल्डर के दिमाग में आएगा यहाँ पे कि मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. Now you will tell me, even though I give the right report, the shareholders will still not believe me. उनको लगेगा नहीं नहीं यार, ये ऑडिटर तो बिक चुका है यहाँ पे, ये ऑडिटर तो 50 लाख में बिक चुका है यहाँ पे, 50 लाख में इसने अपने फर्म को यहाँ पे रेपुटेशन ही गिरा दिया है यहाँ पे. They will say all these things. I know it is ridiculous to say all these things, but they will say because I've broken their trust in one way. Because according to them, now I am advocating, I am taking the side of, I am giving more importance to the management. Comfortable? See this. Advocacy threats which occur when the auditor promotes or is perceived to promote a client's opinion to a point where people may believe that objectivity is getting compromised. Objectivity is getting compromised. Example, when an auditor deals with shares or securities of the audited company or becomes the client's advocate in litigation and third party disputes. Litigation and third party disputes. Comfortable? Litigation मतलब court cases. Easy. Next आएगा intimidation threat. See, intimidation is proper threat. ठीक है ना? Example की let's say there is a CA firm और ये CA firm यहाँ पे एक बड़े बिल्डर का ऑडिट कर रही है. ठीक है, और वो बड़े बिल्डर के ऑडिट में ना उनको कुछ फ्रॉड मिल गया यहाँ पे, एंड द सीए फर्म का जो पार्टनर है ही इज वेरी रेडी दैट टू रिपोर्ट दिस टू द शेयर होल्डर्स. सो ही हैड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड ही टोल्ड सी आई एम गोइंग टू रिपोर्ट दिस. अपने फ्रॉड किया 25 करोड़ का, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हंस गए, बोले हाँ भाई देख लेंगे. ठीक है ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला भाई कल शाम तक तेरा ये जो अकड़ है ना वो निकाल देंगे हम, डोंट वरी. तो सीए भी बोल दिया हाँ जो करना है करो, देखेंगे करके. अगले दिन सुबह 6 बजे सीए अपना फोन देखता है, यहाँ पे वहां पे देख रहा है कि देर आर 45 मिस्ड कॉल्स. तो देखता है यार कौन से नंबर से मिस्ड कॉल आया ये, तो कॉल करता है वो नंबर पे. व्हेन ही कॉल्स ऑन दैट नंबर, नो, अ पर्सन पिक्स अप द फोन एंड एकदम खराब लैंग्वेज में, टपोरी लैंग्वेज में वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी ये स्कूल में जाती है ना पढ़ने के लिए, स्कूल छूटता ना यहाँ पे 12 बजे, याद रखना बेटी आपके वो बस में नहीं जाएगी आज, वो हमारे साथ आ जाएगी. आपका बेटा ये स्कूल में जा रहा है ना यहाँ पे, ऐसे उसको धमकी मिलता है. योर वाइफ गोज फॉर शॉपिंग हियर इन दिस मॉल, नो, एवरी फ्राइडे, टुडे इज अ फ्राइडे, शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग इन दिस मॉल, नो, नाउ यू सी व्हाट वी डू. तो सी तो कांपना चालू कर देता, बोलता है यार भाई है कौन तू. तो ही इज लाइक नो, मैं नो नहीं बोलता, तो टपोरिया बोलता है नहीं, पहले ना वो जो बिल्डर को जो धमकी दी थी उनको अब भी जाके सॉरी बोल देना, तुरंत क्लाइंट प्लेस पे जाओगे सॉरी बोल देना तो बच जाएंगे ये लोग. नहीं तो अगर 12 बजे के पहले अगर सॉरी नहीं मिली तो बेटी का तो स्कूल छूट रहेगा ऐसे ही 12 बजे. ऐसे उसने फोन बोल के काट दिया. अब ये अगर होगा ना, इसको हम बोलते हैं इंटिमिडेशन थ्रेट. इंटिमिडेट करना मतलब किसी को डराना, धमकाना, दैट इज कॉल्ड इंटिमिडेशन थ्रेट. सी दिस. Intimidation threats which occur when auditors are deterred means stopped from acting objectively. सही तरीके से एक्ट करने में आप ऑडिटर के ऊपर रोक लगा रहे हो. Objectively means what? Unbiased approach. ऑडिटर यहाँ पे अनबायस्ड तरीके से ओपिनियन देने जा रहा है, बोल रहा है फ्रॉड है यहाँ पे, बट यहाँ पे द ऑडिटर इज स्टॉप्ड, डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म.
So you understand here that is called intimidation threats. Comfortable? And professional skepticism we have already covered in the basics. Tell me what is this? This is your QAC. What is QAC? Questioning mind, being alert to conditions, critical assessment of the audit evidence. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे professional skepticism. Simple. Last point, and that is familiarity threats. अभी देखो क्या लिखा है. Familiarity threats are self-evident and occur when auditor forms a relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest. आप क्लाइंट के बारे में फिक्र करते हो, फेमिलियर बन गए हो क्लाइंट के साथ. रिमेंबर दैट बॉय हु फेल इन लव विद द गर्ल. ये हो गया टू सिंपैथेटिक कि उसने लड़की ने फ्रॉड किया है लेकिन रिपोर्ट करेगा नहीं बिकॉज प्यार में पागल है. ठीक है ना. This can occur in many ways. This can occur in many ways. Now, what have they given? Let's see this one by one. Here, I'm going to give you all a code called CLAP. Okay, C, you will see here L, you will see here A, and you will see here P. ठीक है ना. देखते CLAP. पहला आएगा close relative of the audit team working in senior position in a client's company. Auditor का ही कोई close relative is working in the client's company at a high position. Even though this is a familiarity threat, true it is a familiarity threat, but it is taken care of in law under section number 141, subsection number 3. Remember family F, clause F. Family, clause F. ठीक है ना. कंपनी ऑडिट में है ये. आगे long association between specific auditors and their specific client counterparts. जब ऑडिटर और क्लाइंट साथ में बहुत सालों के लिए काम करते हैं, then they form a bond. इसको उन्होंने बोला है यहाँ पे दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट बट टू रिमूव दिस थ्रेट इन लॉ देयर इज अ मैटर विच स्टॉप्स दिस एंड दैट इज बेसिकली यू नो दिस वेरी वेल रोटेशन ऑफ ऑडिटर. करेक्ट. नो रोटेशन का तो प्रोविजन है. रिमेंबर अपना LOS ऑल पुक 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 PB फ्रॉम FPB 50 10 50 याद है कि नहीं है. ये आ गया हमारा रोटेशन. सो दीज टू पॉइंट व्हिच आई पुट टिक मार्क दीज आर कवर्ड ऑलरेडी इन लॉ. सो ये थ्रेट तो है लेकिन लॉ मेकर्स हैव टेकन केयर ऑफ दीज थ्रेट्स. इसके लिए ऑलरेडी लॉ इज देयर इन प्लेस. अब यहां पे दिया हुआ है देखो ये वाला पॉइंट. Acceptance of significant gifts or hospitality from the client company, its directors or employees. अभी ये पॉइंट क्या है? मस्त पॉइंट है. एक दिन ऑडिटर घर पे आता है तो घर पे फ्री का टीवी है. वहां पे टीवी है विद दैट बोर्ड और वो रेड कलर का रिबन लगाया है टू शो दैट इट इज अ गिफ्ट. वहां पे लिखा है यहाँ पे फ्रॉम योर डियर क्लाइंट ऑफ 7 years और डियर क्लाइंट फ्रॉम 3 years सो एंड सो कंपनी का ऐसा नाम लिखा हुआ है. डायरेक्टर के वो जो ऑडिटर उसके घर पे बीवी खुश, बच्चे खुश. बच्चे बोलते हैं अरे वाह ये टीवी पे तो अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, अरे बहुत मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया. ऑडिटर ने घर पे टीवी लगा, ऑडिटर खुद वो टीवी पे बैठ के अमेज़न प्राइम पे कोई शो देख रहा है. अगले दिन या 1 महीने के बाद ऑडिटर के घर पे फ्रिज आ गया नया. यहाँ पे सब भी तो बहुत ही खुश हो रहे हैं, फ्रिज आ गया नया वाला, अरे वाह इसमें तो वो तो हमारे पास जो फ्रिज था वो तो सिंगल डोर था, तो आ गया डबल डोर वाला, जितना स्टोर करना स्टोर कर सकते हो. तो बहुत मजा आ गया बहुत मजा आ गया. तो और भी खुश. एंड जो इंडियन मम्मीज तो है उनको तो वैसे भी फ्रिज में तो वो स्टोर करने का तो उनको तो टैलेंट ही है. अगर आप स्टोर करने जाओ तो कुछ बैठेगा ही नहीं अंदर, लेकिन आपका फ्रिज फुल रहेगा. और मम्मी को अगर और 10 बर्तन डालने फ्रिज के अंदर, योर मदर वांट्स टू फिट 10 more utensils in the fridge, नो शी स्टिल नो हैज सम टैलेंट, यू नो. उनको वो स्पेस दिख जाता है वहां पे. हाँ वो कोना, अरे ये जगह, वो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके फिट कर देती है. सही बात है ना. सो दिस वाइफ इज वेरी वेरी हैप्पी, अरे वाह नया फ्रिज आ गया. एक और महीने बाद नया वॉशिंग मशीन, एक और महीने बाद नया म्यूजिक सिस्टम, एक और महीने के बाद नया लैपटॉप, एक और महीने के बाद नया टैबलेट, एक और महीने के बाद नया मोबाइल, आईफोन. पूरे फैमिली को एक एक आईफोन, सारे मेंबर्स को एक एक आईफोन. सो अभी सुनो यार, एक कंपनी ने आपको इतना पैम्पर कर दिया, इतना प्यार दिखा दिया आपको. दे हैव गिवन यू सो मच गिफ्ट्स. नाउ यू टेल मी, जब आपको वहां पे वो कंपनी के अगेंस्ट कोई फ्रॉड मिलेगा तो आपका मन करेगा क्या कंपनी का अगेंस्ट फ्रॉड रिपोर्ट करने का? द आंसर इज नो, बिकॉज यार आप तो उनकी दी हुई जिंदगी पे जी रहे हो. बीच में दिवाली वेकेशन जब आए या कोई ना कोई वेकेशन आ गया यहाँ पे, वो कंपनी ने आपको 15 days 15 nights 16 days यूरोप ट्रिप गिफ्ट कर दिया, तो करोगे क्या अब? सो आप तो पैम्पर हो चुके हो यहाँ पे इनसे. सो देखो क्या लिखा है यहाँ पे. एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, इज डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज will make us feel very very close to that company. very very close का मतलब we think अरे तो अपने ही लोग हैं, familiarity ये बढ़ जाएगी. सिंपल है यहाँ तक क्या. लास्ट में former partner of the audit firm being director or senior employee of the client. former partner of the audit firm being a director or a senior employee of the client. अब ये कैसे वर्क करेगा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. सी
अगर यहां पे इस तरीके से ऐसे सिचुएशन हो, दिस इज द एजीएम, दिस इज द एजीएम, ठीक है। अब एजीएम के पहले देयर वाज दिस पर्सन हु वाज अपॉइंटेड, देयर एक फर्म था, लेट्स कॉल दैट फर्म एज PTYL एंड एसोसिएट्स करके एक फर्म था, ठीक है ना। अब यहां पे जो मिस्टर एल है ना, यहां पे he left that firm, and this is the year which I've shown here. This is your 23-24 year. So this, but obviously is 1/4/2023, and this is of course 31st March 2024. अब ये जो मिस्टर एल है ना, यहाँ पे he left the firm and he joined this company here on this day as the finance director. So he joined this company as a finance director, ठीक है। अब यहां पे जब एजीएम था ना कंपनी का, व्हेन एजीएम ऑफ द कंपनी वाज देयर एट दैट टाइम, पीटीवाई एंड एसोसिएट, जो बाकी तीन पार्टनर्स है उनका फर्म पीटीवाई एंड एसोसिएट गॉट अपॉइंटेड एज द ऑडिटर्स। अब ये पीटीवाई एंड एसोसिएट्स कौन से साल का ऑडिट करेंगे प्लीज बताना। दे विल डू द ऑडिट फॉर दिस 23-24 ईयर। यू एग्री विद मी, यस और नो? अब ये 23-24 के अगर वो ऑडिट करेंगे तो दे विल डील विद विच पर्सन? दे विल डील विद मिस्टर एल, बिकॉज मिस्टर एल इज द फाइनेंस डायरेक्टर and Mr. L has joined here, so they will have continuously dealing with him. Now just ask yourself one question: are PTY familiar with Mr. L? Yes. Are PTY's employees familiar with Mr. L? Yes. मतलब इनका पहले से अच्छा बॉन्डिंग है कि नहीं है? Yes. ये साथ में झोल भी कर सकते हैं क्या? उनको उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि नहीं है? The answer is yes. Mr. L has worked in PTY and Associates in the last 20 years. He became a partner. Then he left and joined this company as a finance director. तो इनका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो फ्रॉड तो साथ में कर ही सकते हैं ना। So that is why they are telling this is also a familiarity threat. Now read this point carefully once again. See this: former partner of the audit firm being a director or senior employee of the client. Former partner of the audit firm being a director or senior employee of the client. Comfortable? Simple है ये. That comes to your familiarity threat, that is CLAP. C से आएगा close relative of the audit team working in senior position in the client's company. L से आएगा long association between the auditor and the specific client counterparts. This can be broken with rotation of auditors का law already है. A से आ जाएगा acceptance of gifts or hospitality from the director's company or any other employees. And former partner of the audit firm has now become the director or senior employee of the client. इसको हम बोलते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट. दिस कैन आल्सो कम सेपरेटली इन द एग्जाम. क्लैप करके कोड याद रखना है यहाँ पे. सिंपल है यहाँ पे ये. ओके, ऐसे याद रखना कि दो लोग अगर एक दूसरे से फेमिलियर हो ना, दे क्लैप ईच अदर. ये हाई फाई देगा, ये हाई फाई देगा, दे क्लैप ईच अदर. सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड दिस. दैट कंप्लीट्स आवर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. ओके, अब इन दिस पार्ट ये जो चार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला चार्ट, इसको आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. एंड इस वाले पार्ट में, इस वाले एरिया में, दिस बिकम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस 4 ऑनवर्ड्स. ठीक है ना, ऐसे एक एक करके करेंगे. तो आ जाओ पहले यहाँ पे सेफ गार्ड्स देख ले. सेफ गार्ड्स तो बहुत ही सिंपल है. ये थ्रेट्स है इंडिपेंडेंस के, थ्रेट्स that auditor may not be able to give the right opinion. तो उसका सेफ गार्ड क्या है, मतलब ये थ्रेट्स नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे. तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है. यहाँ पे we'll sing a small tune regarding this, but first see the points with me and then we'll see ahead. Everyone please come here, see this. Safeguards to independence. Let's see this first. The following are the guiding principles in this regard regarding safeguards to independence. So let's see this first. Auditor must consciously consider. ऑडिटर को दिल पे हाथ रख के पूछना चाहिए, अगर मैं ये क्लाइंट को ऑडिट करूं तो शेयर होल्डर्स के नजरिए में मेरा जो रिप्यूटेशन है वो गिरेगा या नहीं गिरेगा, और अगर गिरेगा देन आई शुड नॉट टेक अप द वर्क. याद है बेस्ट फ्रेंड का, अगर मैं बेस्ट फ्रेंड एमडी है कंपनी का और मैं ऑडिट करूं, मैं भले सिंसियरली ऑडिट करूं बट स्टिल द शेयर होल्डर्स विल नॉट बिलीव इन मी बिकॉज देयर इज नो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. याद है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. सो यू अंडरस्टैंड हियर दैट द ऑडिटर मस्ट कॉन्शियसली कंसिडर का मतलब है ऑडिटर को अपने मन में पूछना चाहिए खुद को कि ये काम लेना सही है या नहीं है. ही शुड आस्क हिमसेल्फ, कॉन्शियसली कंसिडर. ओके नो. सेकंड, ऑडिटर, if the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work. Safeguards का मतलब क्या होता है यहाँ पे? I'll tell you. Big four जो होते हैं यहाँ पे, that is Deloitte, PwC, EY and KPMG. I did my articleship with EY, okay, Ernst and Young. अभी Ernst and Young में एक पॉलिसी था और वो ये था
कि अगर आप कोई भी क्लाइंट कोई भी ऑडिटिंग के काम के लिए जा रहे हो, तो वो ऑडिटिंग क्लाइंट जब आप when you are going for the audit, the entire team members have to write proper, they have to fill a form and they have to give. और फॉर्म में क्या लिखा रहेगा? Exactly our 141 matters. So it will be given whether do you hold shares in this company, do you hold shares in the associate company of this company, associate company का नाम रहेगा, do you hold shares in the subsidiary company of this company, सारे subsidiaries company के नाम रहेंगे और आपको वहाँ पे लिखना है no 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 no. Does your relative hold shares in this company as per your knowledge? तो आपको रिलेटिव से बात करके वो फिल करना पड़ेगा. एंड अगर आप कोई भी तरीके से अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो, कोई भी अगर आपका आंसर यस आया, जैसे डज योर फादर होल्ड शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस आ गया. वैल्यू ऑफ शेयर्स लेट्स से 1.5 लाख फेस वैल्यू आ गया. सो इज इट एक्सीडिंग 1 लाख? यस. विल दे टेक करेक्टिव एक्शन विद इन 60 डेज? तो हमने लिख दिया यहाँ पे नो, वो फादर बेचेंगे नहीं वो शेयर्स. तो अगर वो नहीं बेचेंगे देन यू कैन नॉट गो फॉर दैट ऑडिट ऑफ दैट कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यू कैन नॉट गो फॉर द ऑडिट, क्योंकि आप यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो. यू कैन गो एंड डू द ऑडिट ऑफ सम अदर क्लाइंट बट नॉट दिस क्लाइंट. अब इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स. क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड जब टीम, नॉर्मली जो छोटे फर्म्स होते हैं उसमें से पार्टनर्स देखते हैं, लेकिन इन बिग फर्म्स they do the form filling for all the team members who are going for the audit work. Okay, next. मैंने एक चीज हमेशा आपको बोला है कि ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द पब्लिक हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट. पब्लिक शुड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. यार ये ऑडिटर सही आदमी है, ये ऑडिटर कोई गलत काम नहीं करेगा. अगर पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हो गया, आई टोल्ड यू नो इंडिपेंडेंस एंड अपीयरेंस, पब्लिक का अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो आप कोई भी रिपोर्ट दो यार, वो आप कोई भी रिपोर्ट दे दो, द पब्लिक विल नॉट एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट. वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आपने इतना साल भर काम किया, यू वर्क सो हार्ड द एंटायर ईयर, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट रिपोर्ट. कंफर्टेबल? Next, I have written here the auditor should comply with the key fundamental principles, which are, you know very well, integrity, objectivity, professional skepticism, independence. इसमें तो वही है अपना वो copy independence वाला, confidentiality, objectivity, professional competence, professional behavior, integrity, independence of mind, independence of appearance. ये सब auditor को follow करना चाहिए. Okay. Last I have written here, see, when such threats exist, the auditor should either desist from the task or put in place safeguards. अगर आप safeguards लगा सकते हो, याद है वो फॉर्म भरने का, अगर आप वो कर सकते हो तो वो कर लो, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो you should desist from the task. वो आप काम मत उठाओ फिर. You don't take up that work then. So you should desist from the task or put in place safeguards. दोनों में से आपको एक करना है यहाँ पे. Simple. अब ये करने के लिए ना you have to remember a small tune and that is con, cri, con, की, desist from the task or put in place safeguards. ऐसे गाना है इसको आराम से, सिंपल ट्यून है, ठीक है ना. बोलो concrete, con key, desist from the task or put in place safeguards. Once again, concrete, con key, desist from the task or put in place safeguards. Concrete, 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 con key, desist from the task or put in place safeguards. Desist from the task or put in place safeguards. Simple. Concrete, con key, desist from the task or put in place safeguards. इस तरीके से वर्क करेगा ये. Comfortable? Easy? Okay, इसको हम बोलते हैं safeguards to independence. So what we have done in this chart exactly is basically we have covered 3 of the 6 elements of system of quality control. We have done leadership responsibilities, human resources, and finally ethical requirements का we have done A, B and C. ये आ गया हमारा A यहाँ पे, that is your fundamental principles of professional ethics. B आ गया threats to independence and C आ गया यहाँ पे safeguards. Okay, 4, 5, 6 we'll cover in the next video. Simple. Okay, इसको read करना अच्छे से till this point and then after that we'll proceed ahead. Okay.